एवरीवन, माई सेल्फ करिश्मा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इनर प्रोडक्ट स्पेस, जो लीनियर अलजेब्रा का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली लीनियर अलजेब्रा में हम वेक्टर स्पेस कर लेते हैं, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कर लेते हैं, ज्यादा से ज्यादा डायगोनलाइजेबल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ तक आते आते मतलब बिल्कुल मोरल डाउन हो जाता है, क्योंकि वहीं पे हम पूरा मर्ज हो चुके होते हैं, खत्म हो चुके होते हैं कि नहीं होगा अभी आगे। तो आज मैं यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ कि ये टॉपिक स्किप नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हर टॉपिक में आता है। लाइक रियल में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको ये पता ही नहीं होगा कि इनर प्रोडक्ट स्पेस है क्या, कैसे दिखते हैं, तो आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट भी नहीं करेंगे अगर उसकी इन्फॉर्मेशन है तब भी। तो हम आज यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो हमें पूरा थ्योरी नहीं पढ़ना है, हम बेसिकली देखेंगे क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, वहीं से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहले तो डेफिनेशन देख लेते हैं। एक इनर प्रोडक्ट स्पेस क्या है? ये एक फंक्शन है जो V पर डिफाइन होता है, ठीक है। ये कुछ ऐसे दिखता है, इसका सिंबल है, ठीक है। V क्रॉस V से F पर डिफाइन होता है, जिसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो फुलफिल हो रही होती हैं। कैसे? पहले तो x ग्रेटर आर इक्वल्स टू 0 होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिविटी। ये प्रॉपर्टी क्या है? पॉजिटिविटी। इसके बाद सेकंड ये है कि बस ये एक कंडीशन में x 0 होगा, इनर प्रोडक्ट ऑफ x 0 होगा, जब ये खुद x 0 होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं हमें बस इसी प्रॉपर्टी को चेक करना होता है। 90% क्वेश्चन तो इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व हो जा रहे होते हैं अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो डेफिनेशन से हो नहीं जाते हैं, तो उसके लिए हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। लेकिन वैसे जो क्वेश्चन डेफिनेशन पे डिपेंड होते हैं वो बस इस प्रॉपर्टी को चेक करके हो जाएंगे, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई एक्स। इसका मतलब है कि ये सिमेट्रिक होते हैं, क्लियर। फोर्थ है अपना ये एडिटिविटी, कि यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अगर हम एक्स वाई जेड का इनर प्रोडक्ट स्पेस निकाल रहे हैं, एक्स प्लस वाई कॉमा जेड, मतलब एक्स प्लस वाई और जेड का इंडिपेंडेंटली, तो ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। एंड फिफ्थ है आर एक्स कॉमा वाई। अच्छा, इसमें ये देख लेते हैं, जब किसी स्केलर का मल्टीप्लीकेशन फर्स्ट वाले वेरिएबल के साथ है तो वो वो कांस्टेंट या वो कोफिशिएंट एज इट इज बाहर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यही कोफिशिएंट दूसरे वाले वेरिएबल के साथ होता तो ये उसके एडजॉइंट के साथ बाहर आता, लाइक बार करके। अगर ये एक्स कॉमा आर वाई होता तो आर बार एक्स वाई ये करके आता बाहर, ठीक है। ओके, ये तो रही अपनी डेफिनेशन की इंफॉर्मेशन कि अगर कोई क्वेश्चन डेफिनेशन पर बेस्ड आएगा तो हम उसे कैसे प्रोसीड करेंगे। अगर पांचों प्रॉपर्टी चेक करने को हमें करना पड़ता है तो हम कैसे चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे ये वाली प्रॉपर्टी, ये द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, और इसी से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। या ज्यादा से ज्यादा हो सकता है कि हमें ये वाली प्रॉपर्टी चेक करनी पड़ जाए, ठीक है। इसमें मैंने बता दिया कि इससे दो प्रॉपर्टी होती है। तो आर एक्स कॉमा वाई है, पहले वेरिएबल के साथ अगर किसी कोफिशिएंट का किसी स्केलर का मल्टीप्लाई है तो वो एज इट इज बाहर आएगा, और दूसरे वेरिएबल के साथ है तो उसका इनवर्स लाइक उसका ट्रांसपोज बाहर आएगा, क्लियर। ओके, अब हम देखते हैं कि सेकंड की इनर प्रोडक्ट स्पेस अगर नॉर्मली ऐसे चेक करना हो तो हम कैसे करेंगे। तो कोई दो वेक्टर गिवन होंगे, जैसे एक्स वाई यहाँ पर गिवन है, x1 x2 x3 so on xn, और y गिवन है y1 y2 y3 so on y, और हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस x y निकालना है। तो कैसे होगा कि x1 इंटू y1 का बार प्लस x2 y2 का बार प्लस so on प्लस xn yn का बार, ये ऐसे डिफाइन होते हैं, ठीक है। अगर हमें दे दिया जाए कुछ भी x कॉमा वाई या कोई भी वेरिएबल, यहाँ पे कुछ और एंट्री दे दी जाए 1i2 कुछ भी करके, यहाँ पे 1i2, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? 1 इंटू 1 बार प्लस i इंटू 1 बार, ठीक है। ये बिल्कुल ऐसा सीक्वेंस चलेगा, क्लियर। ये अभी मैं ओरल करके बता रही हूँ, क्वेश्चन में हम करके देखेंगे तो हमें सही से समझ में आएगा कि हाँ ये इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, ठीक है। ओके, अब हम क्वेश्चन अभी सारे इनर प्रोडक्ट स्पेस के सारे क्वेश्चन तो डेफिनेशन बेस्ड होते नहीं होंगे। किसी भी कोई भी टॉपिक उठा लो तो डेफिनेशन कर लिया, डेफिनेशन करना तो इम्पोर्टेंट ही है, लेकिन सारे क्वेश्चन डेफिनेशन से नहीं होते हैं, फॉर श्योर नहीं होते हैं। तो उसके लिए फर्दर हमें चेक करना पड़ता है कि इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या है, इसको हम कैसे करेंगे। तो यहाँ शॉर्ट ट्रिक ये है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए सबसे पहले तो हम चेक करेंगे कि डेफिनेशन में ये वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। मान लो नहीं हो रहा है उससे, फिर हम मैट्रिक्स वाली इंफॉर्मेशन मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे जो भी क्वेश्चन गिवन होगा। मान लो ऐसा कोई क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है कि ये इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले तुम्हें मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। मैट्रिक्स कैसे बनाएंगे तो मैं बता रही हूँ। जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे एक्साइज के सारे कोफिशिएंट, यहाँ वाई के सारे कोफिशिएंट, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे हम एंट्री कौन सी फुलफिल करेंगे, जो x1 और y1 का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे कौन सी एंट्री आएगी, जो x1 y2 का कोफिशिएंट होगा, यहाँ पे x1 y3, ऐसे ही प्रोसीड करेंगे। जो हमें बेसिकली पता है कि यहाँ पे कैसे इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ये लिखने के बाद पता हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो 12th की इन्फॉर्मेशन है। ओके, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देती हूँ। जैसे px y इक्वल्स टू गिवन है a स्क्वायर x1 y1 प्लस ab x2 y1 प्लस ab x1 y2 प्लस b स्क्वायर x2 y2। ठीक, तो सबसे पहले तो मैट्रिक्स फॉर्म करना है, तो गलती ना हो, मिस्टेक होने के चांस कम हो, तो यहाँ पे पहले हम एक्साइज के कोफिशिएंट कि कहाँ तक मैक्सिमम गया है, तो x2 तक गया है। ठीक है, तो यहाँ पे x1, यहाँ पे x2, यहाँ y1, यहाँ y2। क्लियर? अब x1 y1 का कोफिशिएंट क्या है, a स्क्वायर, तो यहाँ पे a स्क्वायर फिल करेंगे। ठीक है, x1 y2 का कोफिशिएंट क्या है, ab, x1 y2, यहाँ पे ab फिल करेंगे। ठीक, अब x2 y1 ये है ab। ठीक है, अब x2 y2 इसका कोफिशिएंट है b स्क्वायर। क्लियर? तो ये था मैट्रिक्स फॉर्मेशन। जब कोई इनर प्रोडक्ट कोई पॉलिनोमियल में या कुछ भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया या उससे भी फर्दर डिग्री में, लेकिन नहीं, इनर प्रोडक्ट है तो क्वाड्रेटिक ही आएगा, बस तुम्हें इसको फिल करना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक कैसे, अब यहाँ पे x1 x2 x और आगे दे दिया जाता है, यहाँ पर x2 y1 है, यहाँ पे x3 y3 होता, तो हम इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, तो ये नहीं देखना कि कितने वेरिएबल का है, जितने का भी है, मैंने n के लिए तो डिफाइन कर ही दिया, तो आप उसको छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ऐसे होता है कि अब नहीं सॉल्व हो रहा है डेफिनेशन से, तो हम पहले मैट्रिक्स फॉर्म करते हैं, फिर मैट्रिक्स फॉर्म करने के बाद हम चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक चेक करने के बाद हम देखते हैं कि ये पॉजिटिव डेफिनिट है कि नहीं। जब ये सारी प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही होती हैं, तब हम कहते हैं कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस है। अच्छा, अभी मैंने दो टर्म यूज किए, सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनिट, तो हम अभी देखेंगे कि सिमेट्रिक क्या है, पॉजिटिव डेफिनिट क्या है। ओके, तो अभी हमने देख लिया कि अगर डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आएगा इनर प्रोडक्ट स्पेस से, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। कि डेफिनेशन में सेकंड प्रॉपर्टी थी x इनर प्रोडक्ट ऑफ x इक्वल्स टू 0, बस एक केस में होगा जब वो खुद x 0 हो जाए। ठीक है, वही एक प्रॉपर्टी चेक करके हम डेफिनेशन बेस्ड वाले क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी नेक्स्ट क्या है कि मान लो डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कुछ और है। ठीक है, कोई मैट्रिक्स डिफाइन करके तब बनाना है, जैसे कोई क्वेश्चन गिवन है, तो सबसे पहला अपना काम होता है, अगर इसमें चेक करना है इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है। ठीक है, पहला काम हमारा होता है कि मैट्रिक्स डिफाइन करो। मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद हमें चेक करना होता है कि वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैं भी एक्सप्लेन करूंगी कि सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। अभी मैं बता रही हूँ स्टेप कि कैसे इनर प्रोडक्ट स्पेस चेक करना है। सबसे पहले मैट्रिक्स डिफाइन करना है, मैट्रिक्स डिफाइन करने के बाद चेक करना है कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक है कि नहीं है। मैट्रिक्स जब सिमेट्रिक हो गई, दोनों प्रॉपर्टी फुलफिल हो गई, फिर हम तीसरा चेक करेंगे कि पॉजिटिव डेफिनिट है कि नहीं है। ठीक है, अभी हम इन दोनों टर्म को डिफाइन करेंगे कि सिमेट्रिक और पॉजिटिव डेफिनिट वाली चीज हम कैसे चेक करेंगे। जब ये तीनों प्रॉपर्टी होल्ड हो जाएंगी, तब हम कहेंगे कि वो इनर प्रोडक्ट स्पेस बनाएगा, जो भी गिवन क्वेश्चन होगा, जो भी गिवन इंफॉर्मेशन होगी। ठीक है, ओके, अब हम चेक करते हैं कि सिमेट्रिक कैसे चेक करेंगे। ओके, जैसे ये मैट्रिक्स है अपना, ठीक है, पहला स्टेप था मैट्रिक्स फॉर्म करना, ये ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म होगा। क्लियर? मैट्रिक्स फॉर्म जब हो गया, उसके बाद हम चेक करेंगे कि सिमेट्रिक कैसे होगा। सिमेट्रिक जैसे हम अपर ट्रायंगुलर वाली चीज जानते हैं कि x1 y2 x2 y1 के इक्वल होता है। मतलब अगर हम वेक्टर स्पेस की बात करें, तो जब हम x1 y2 की एंट्री कर देते हैं, तो x2 y1 की एंट्री नहीं करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू डिपेंडेंट होती है एक दूसरे पर। तो एक की वैल्यू लिख देंगे तो दूसरा कंसीडर हो जाएगा कि हाँ वो भी उसमें है। ठीक है, ओके, यहाँ कैसे करेंगे, यहाँ ऐसे होगा, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे जो डायगोनल एंट्रीज होंगी, ये तो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, ये तो एज इट इज हम यहाँ पे नोट करेंगे। जैसे यहाँ पर ये मैं एग्जांपल के लिए दिखा रही हूँ, जैसे एक मैट्रिक्स है, ये ऐसे गिवन है, ये नॉर्मल मैट्रिक्स है, ये सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाना है तो कैसे करेंगे, ये x1 y1 ये 1 है, इसको यहाँ 1 की एंट्री ऐसे होगी एज इट इज। ठीक है, अब x1 y2 और x1 y2 की वैल्यू क्या है 2, ठीक, और x2 y1 की वैल्यू क्या है 4। तो इन दोनों को ऐड करके बाई 2 करेंगे, फिर 4 2 6 बाई 2 3 आ जाएगा। तो इसका हाफ हम इन दोनों प्लेस पर एंटर करेंगे, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर भी 3 आएगा। मतलब कि x1 y2 और x2 y1 इन दोनों एंट्री, ये दोनों एंट्री सेम होंगी। तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों एंट्री जो यहाँ पे जो भी एंट्री हुई है उसको ऐड करके बाई 2 करके वो एंट्री यहाँ फिल करेंगे। ये अपना पहला काम।
अब जैसे x1y3 की वैल्यू है 3, x1y3 होगा, फिर x3y1 की वैल्यू है 2, 3 2 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको सिमेट्रिक बनाना है तो इसका हाफ हाफ फुलफिल करेंगे। तो यहाँ पर हमने 5/2 फुलफिल किया, तो यहाँ पर भी 5/2 फुलफिल करेंगे। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो एज इट इज होंगे, डायगोनल एंट्रीज ऐसे ही फुलफिल कर दो। ठीक, अब आती है अपनी वाली कि x2y3 और x3y2। ठीक है, x2y3 की वैल्यू कितनी है 6, ओके, और x3y2 की वैल्यू है 2। ठीक, इसका हाफ करके दोनों में फुलफिल करेंगे, तो 6 + 2 8, 8/2 का मतलब 4। तो यहाँ 4 फुलफिल करेंगे, यहाँ पर 4 फिल करेंगे। तो हमने कैसे सिमेट्रिक नॉर्मल मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज किया, ये समझना है कि जैसे हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जानते थे, उसमें क्या होता था कि जब x1 y2 की एंट्री हो गई तो x1 y2 की, तो वो y2 x1 की भी एंट्री वही होगी। ठीक है, सॉरी x1 y2 यहाँ पर जो है ये x1 y2 और ये है अपना x2 y1। ठीक है, ये दोनों सिमेट्रिक के केस में इन दोनों की एंट्री, इनका जो कोफिशिएंट होगा वो हम ऐड करके बाई 2 करेंगे और फिर फुलफिल करेंगे। यही नॉर्मल मैट्रिक्स से सिमेट्रिक मैट्रिक्स में चेंज करने का तरीका है। ठीक है, अब ये हो गया अपना सिमेट्रिक चेक करना कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को जब हम मैट्रिक्स फॉर्म कर रहे होंगे, ऑलरेडी वो मैट्रिक्स फॉर्म में गिवन होगा, तो हम चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन है कि नहीं है। ठीक है, और अगर नहीं, अगर क्वेश्चन गिवन है तो हम फॉर्म ही ऐसे करेंगे कि वो सिमेट्रिक हो। ठीक है, जैसे अगर वैल्यू होगी अपनी x1 प्लस x2y1, बस इतनी होगी। ठीक है, तो हम यहाँ ऐसे बनाएंगे, तो ये अपना x1 है। ठीक है, ठीक है, तो x1 y1 की कोफिशिएंट कितना है 1। ठीक, x2 y2 कुछ भी नहीं है यहाँ पर, तो 0 हम फुलफिल करेंगे, x2 y2। अब यहाँ पे x2 y1 और x1 y2 ये है, तो इन दोनों की वैल्यू कोफिशिएंट 1 है, तो हाफ हाफ फिल करेंगे। समझ में आ रहा है कि हम जब क्वेश्चन टू मैट्रिक्स फॉर्म करेंगे, क्वेश्चन टू मैट्रिक्स हम जब खुद से डिफाइन कर रहे होंगे तो उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि कंडीशन ही है कि इनर प्रोडक्ट स्पेस में नॉर्मल मैट्रिक्स वर्क नहीं करेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स वर्क करेगा, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही फॉर्म करेंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो ये था अपना कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है, कैसे चेक करेंगे सिमेट्रिक है कि नहीं है। अब ये बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे तो सही से हम रिवाइज होता रहेगा बार बार कि हाँ सिमेट्रिक में बनाते कैसे हैं। अभी इसमें देख के थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा कि हाँ ये वाली एंट्री सेम रहेगी डायगोनल वाली, बाकी जो एंट्रीज होती हैं जो हम अपर ट्रायंगुलर में, बिल्कुल अपर ट्रायंगुलर वाली चीज से आप रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर स्पेस में अपर और लोअर ये सब तो हमने अच्छे से किया होता है कि वहां पर अगर हमने अपर वाली एंट्री फुलफिल कर दी, x1 y2 की एंट्री कर दी, तो x2 y1 डिपेंडेंट होता है, इसकी एंट्री नहीं फुलफिल करते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं, यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की एंट्रीज का हाफ, दोनों की एंट्रीज को ऐड करके हाफ करेंगे और फिर वही हाफ वाली जो वैल्यू आएगी दोनों जगह पुट करेंगे। ठीक है, ओके, ये था अपना सिमेट्रिक चेक करने का तरीका। अब हम देखेंगे कि व्हाट इज पॉजिटिव डेफिनेट, ये पॉजिटिव डेफिनेट कैसे चेक करेंगे। ठीक है, ये हटा देती हूँ, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। पॉजिटिव डेफिनेट में क्या होता है कि जैसे ये क्वेश्चन गिवन है, ऑलरेडी ये मैट्रिक्स बना के गिवन है। ठीक है, कि ये मैट्रिक्स है, इसमें चेक करो कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। मान लो ये मैट्रिक्स भी है और ये मैट्रिक्स तो है ही, और ये मान लो कि सिमेट्रिक भी है, मान लिया अभी के लिए। तो थर्ड प्रॉपर्टी होती है कि पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना। तो जैसे कि हमने आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर पढ़े होते हैं, तो आइगन वैल्यूज अगर हम निकाल सक रहे हैं कि अगर ऐसा तो होता नहीं कि सभी मैट्रिक्स का आइगन वैल्यू निकालना इजी होता है, सबका तो इजी होता नहीं, कोई स्टैंडर्ड फॉर्म में कोई मैट्रिक्स होगा तो उसका तो हम जानते रहते हैं कि इसकी आइगन वैल्यूज क्या है, अदरवाइज हम नहीं जानते हैं। तो जब हम नहीं जान रहे हैं, अगर हम जान रहे हैं कि इसकी आइगन वैल्यू क्या है, तो वो सारे आइगन वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो हम कह देंगे वो पॉजिटिव डेफिनेट है। मान लो हम आइगन वैल्यू नहीं जानते हैं, निकालना थोड़ा मुश्किल है, टाइम टेकिंग है, तो वो वे हम नहीं चूज करेंगे। फिर हम क्या वे चूज करेंगे कि हम चेक करेंगे कि सारे प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। प्रिंसिपल माइनर क्या है, जैसे इस मैट्रिक्स का प्रिंसिपल माइनर निकालना हो तो पहला डायगोनल एलिमेंट ये a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब a11 ग्रेटर देन, ये जो फर्स्ट एंट्री है, ठीक है, अगर हम a11, a12, a13 की तरह ट्रीट करें तो a11 ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, इट मींस a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा प्रिंसिपल दूसरी कंडीशन क्या, 3x3 की मैट्रिक्स है, तो
तो 3 कंडीशन आएंगे, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n कंडीशन आएंगे प्रिंसिपल माइनर्स के लिए। तो यहाँ पर 3x3 मैट्रिक्स है तो क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, फिर दूसरे प्रिंसिपल माइनर के लिए ae माइनस bd ग्रेटर देन 0। ठीक, ये वाली 2x2 की मैट्रिक्स बना के इसको सॉल्व करेंगे। पहले 1x1 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, फिर 2x2 की मैट्रिक्स बनाएंगे तो ae और ab de ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब कि ae माइनस bd ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर 3x3 पूरा ये जितना कहा वो चेक करेंगे, इट मींस इसका पूरा डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। समझ में आया कि 3x3 की मैट्रिक्स है तो प्रिंसिपल माइनर में 3 कंडीशन आएंगी, उन तीनों कंडीशन को स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिखाना है। अगर हम दिखा पा रहे हैं तो वो मैट्रिक्स पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी। अच्छा, अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं दिखा पा रहे, मान लो ग्रेटर और इक्वल टू 0 दिखा पा रहे हैं, तो हम उसको कहेंगे सेमी पॉजिटिव डेफिनेट। क्लियर? अच्छा, इसी से आता है निगेटिव डेफिनेट। यहाँ पर उसका यूज नहीं है, इनर प्रोडक्ट स्पेस में हमें पॉजिटिव डेफिनेट की रिक्वायरमेंट है। फर्दर हम देखेंगे कि निगेटिव डेफिनेट क्या होते हैं, निगेटिव सेमी डेफिनेट क्या होते हैं, लेकिन यहाँ से हम समझ लेते हैं। देखो, पॉजिटिव डेफिनेट में ये होगा कि प्रिंसिपल माइनर अगर 3x3 की मैट्रिक्स है तो पहले 1x1 की मैट्रिक्स यहाँ से सेपरेट करेंगे और वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसी तरह निगेटिव डेफिनेट में होगा 1x1 की मैट्रिक्स अलग करेंगे, उसमें पहले वो जो 1x1 की मैट्रिक्स हमने अलग की वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होना चाहिए, फिर 2x2 की मैट्रिक्स अलग करेंगे, फिर वो स्ट्रिक्टली लेस देन 0, इसका जस्ट अपोजिट। ठीक है, और इसी सेमी डेफिनेट किसे कह देंगे, सेमी निगेटिव डेफिनेट, कि वो लेस आर इक्वल टू 0 दिखा दें। सेमी पॉजिटिव डेफिनेट का मतलब उसको हम ग्रेटर आर इक्वल टू 0 दिखा दें, ठीक है, प्रिंसिपल माइनर्स को, और सेमी निगेटिव डेफिनेट में लेस आर इक्वल टू 0 दिखा दें। तो इसको हम कहेंगे कि ये सेमी डेफिनेट वाली चीज है, और स्ट्रिक्टली वाली कंडीशन होगी तब हम कहेंगे कि पॉजिटिव है, जब ग्रेटर की कंडीशन होगी, और जब लेस देन स्ट्रिक्टली लेस देन 0 होगा तो उसे कहेंगे नेगेटिव डेफिनेट है। अभी के लिए इनर प्रोडक्ट स्पेस के लिए पॉजिटिव डेफिनेट की रिक्वायरमेंट है, तो हम पॉजिटिव डेफिनेट पर फोकस करेंगे कि या तो ऑल आइगन वैल्यू ग्रेटर देन 0 कर देंगे तब वो पॉजिटिव डेफिनेट हो जाएगी वो मैट्रिक्स, या फिर हम उसके सारे प्रिंसिपल माइनर ग्रेटर देन 0 कर दें। प्रिंसिपल माइनर जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होगी उतने ही कंडीशन बनेंगे, क्योंकि उतनी मैट्रिक्स हम उसमें अलग कर पा रहे हैं। 3x3 की मैट्रिक्स है तो 1x1 की मैट्रिक्स पहले हमने अलग की, उसके बाद 2x2 की मैट्रिक्स अलग करके उसको स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 दिखाया, फिर 3x3 ग्रेटर देन 0 करके दिखाया। तो ये अभी तीनों कंडीशन अगर स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है तो उसे हम पॉजिटिव डेफिनेट बोलेंगे। ओके, तो ये है कि इनर प्रोडक्ट के लिए इसके क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितनी इन्फॉर्मेशन अभी मैंने बताई इतनी इनफ है। अब हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे, वहां पे कुछ ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टीज आएंगी, कुछ ऑर्थो नॉर्मल की आएंगी, वो हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन समझ लेंगे कि कैसे अटेम्प्ट करना है। ठीक है, अभी के लिए इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करने के लिए PYQs चाहे नेट के हो, गेट के हो, या किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के हो जिसमें ये सिलेबस में आता हो, तो इतनी इंफॉर्मेशन काफी है, यहाँ से प्रोसीड कर सकते हैं किसी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है, बाकी हम फर्दर क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे। ओके, तो अभी तक हमने जितना सीखा वो हम अप्लाई करके क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। ठीक है, ये PYQs हैं CSIR नेट के। ठीक है, हम गेट के भी PYQ देखेंगे, MBHM के भी देखेंगे, जहां भी ये सिलेबस इन्वॉल्व है जिस भी एंट्रेंस एग्जाम में वहां आके हम क्वेश्चन देखेंगे। लेकिन सारे क्वेश्चन बोर्ड पे देख पाना इतना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नोट करना फिर तो मैं पेंटैप के थ्रू वो एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अभी 2 4 5 क्वेश्चन जो भी हो पा रहे हैं वो हम देख लेते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, कैसे क्वेश्चन प्रोसीड करना, जो भी अभी हमने पहले सीखा कि अगर जैसे कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन है, यही तो सीखा था कि जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन गिवन होगा इसमें तो कोई डेफिनेशन लगा के हम इसको सॉल्व कर नहीं सकते कि इनर प्रोडक्ट है कि नहीं है, तो इसमें हमें मैट्रिक्स ही बनाना पड़ेगा। और जब मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा तो हमें वो तीनों स्टेप फुलफिल करने पड़ेंगे कि पहले मैट्रिक्स बनाएंगे, फिर चेक करेंगे कि सिमेट्रिक है कि नहीं है, और फिर उसके बाद देखेंगे कि पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। ठीक है, तो मैंने कहा था कि अगर हमें मैट्रिक्स बनाना होगा खुद से तो हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही फॉर्म करेंगे, या फिर इससे मैट्रिक्स जो फॉर्म करेंगे वो देखेंगे कि वो सिमेट्रिक बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं हम, ये आंसर है अपने। ठीक है, हम बनाते हैं सबसे पहले मैट्रिक्स। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अपना यहाँ पे x1 x2 y1 y2 इसके कोफिशिएंट एंटर करते हैं। x1 y1 का कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ एंटर होगा 1। x1 y2 का कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ एंटर होगा 2। x2 y1 इसका कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ एंटर होगा 2। x2 y2 इसका कोफिशिएंट है 1, तो यहाँ एंटर होगा 1। अच्छा, यहाँ पे मान लो ये ऐसे गिवन नहीं होता, सिर्फ 2x1 y2 गिवन होता, ये नहीं गिवन होता और x2 y2 गिवन होता,
तो हम क्या करते हैं कि ऐसा नहीं होता कि हम x1 y2 में 2 फुलफिल कर देते हैं और x2 y1 में 0, नहीं, तो वहां पर इसका हाफ हाफ दोनों में फुलफिल करते हैं। अब जैसा गिवन था क्वेश्चन एज इट इज हमने फुलफिल किया, तो देखो खुद ही हम देख पा रहे हैं कि इसकी एंट्री सेम है, x1 y2 और x2 y1, मतलब अगर हम इसको ऐड करके बाई 2 करें तब भी यही आएगा, ठीक है। ओके, अब पहला स्टेप क्या था कि मैट्रिक्स बनाना, हमने बना लिया। दूसरा स्टेप था चेक करना सिमेट्रिक है कि नहीं है, तो हाँ, डायगोनल एलिमेंट्स से कोई लेना देना नहीं, वो इंडिविजुअल अपने इंडिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हम ये वाली एंट्री देखते हैं x1 y2 और x2 y1, या x1 y3 तो x3 y1, ये वाली एंट्री देखते हैं, तो हाँ ये दोनों इक्वल हैं, तो फर्स्ट एंड सेकंड फुलफिल हो रहे हैं। अब हम थर्ड देखते हैं। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट मैट्रिक्स बनाना, ठीक है, बन गया। सेकंड सिमेट्रिक चेक करना, ठीक है, दो प्रॉपर्टी फुलफिल हो रही है। थर्ड चेक करना है पॉजिटिव डेफिनेट। पॉजिटिव डेफिनेट में कैसे चेक करते हैं हम, या तो इसके आइगन वैल्यूज सारे निकाल लो और देख लो वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होने चाहिए, ठीक है। वो थोड़ा सा बड़ा काम है इस मैट्रिक्स के लिए या किसी भी, तो प्रिंसिपल मैनर निकालना आसान होता है। देखो आइगन वैल्यूज के थ्रू उन क्वेश्चंस में प्रोसीड करो जिनकी आइगन वैल्यूज हमें ऑलरेडी पता है। लाइक कुछ मैट्रिक्स होती है परमुटेशन टाइप है या कुछ भी स्टैंडर्ड कंपेनियन टाइप है, उनके हमें आइगन वैल्यूज का आइडिया होता है, तो वहां तो डायरेक्ट आइगन वैल्यूज के थ्रू प्रोसीड करो। लेकिन अगर कोई नॉर्मल मैट्रिक्स है जो नहीं जानते हैं, उसके आइगन वैल्यूज हमें बाय डेफिनेशन में निकालना पड़ेगा, तो वहां मत जाओ आइगन वैल्यूज के थ्रू, वहां प्रिंसिपल मैनर के थ्रू प्रोसीड करते हैं। प्रिंसिपल मैनर कैसे, मैंने कहा था जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होगी उतने कंडीशंस आएंगे प्रिंसिपल माइनर्स के लिए। तो इसका प्रिंसिपल माइनर क्या है, पहला तो 1 ग्रेटर देन 0 है, सही बात। अब इसका ये निकालेंगे 1 माइनस 4 जो कि इक्वल है -3 के। क्या -3 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, नहीं, फेल होगी ना सेकंड वाली। अगर हम पॉजिटिव डेफिनेट की जो कंडीशंस होती हैं प्रिंसिपल माइनर में कि एक एक कंडीशन एक एक मैट्रिक्स में से अलग करते जाएंगे। पहले तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स अलग करी तो आया 1 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ। उसके बाद में ये खुद ही 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो पूरे इसका पूरा डिटर्मिनेंट चेक करेंगे क्या ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, तो नहीं, 1 माइनस 4 होता है -3 जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब ये क्या नहीं है, इनर प्रोडक्ट नहीं है, ठीक। तो एक फर्स्ट ऑप्शन तो कैंसिल हुआ। अब इसी तरह हम ऑप्शन बी के लिए चेक करेंगे, हम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। अब मैं बार बार मेंशन नहीं कर रही हूँ x1 x2 y1 y2, अंडरस्टूड होना चाहिए यहाँ पे कौन सी एंट्री हम फिल करने जा रहे हैं। x1 y1 इट मींस 1, x1 y2 1, x2 y1 1, x2 y2 1, क्लियर, ओके। 1 ग्रेटर देन 0 होता है, हाँ। अब दूसरा 1 माइनस 1 मतलब 0 ग्रेटर देन 0 होता है, नहीं, ये भी नहीं होता भाई। 0 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 कब से होने लगा, तो ये भी इनर प्रोडक्ट नहीं है, ये भी कैंसिल। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में फिर से पहले मैट्रिक्स बनाओ, ठीक है, मैट्रिक्स बनाया हमने, तो x1 y1 1, x1 y2 -½ ओके, x2 y1 -½ ठीक है, x1 y2 -½ x2 y1 -½ अब x2 y2 1, ठीक है। देखो ये जितनी मैट्रिक्स हैं ये आप चेक करेंगे तो सिमेट्रिक तो ये हैं, मैंने बता दिया चेक करने का तरीका क्या है कि डायगोनल एलिमेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं, उसके अलावा x1 y3 x2 y1 अपर ट्रायंगल वाली जो चीज होती है वो हमें चेक करना है कि वो एंट्री सेम होनी चाहिए, ठीक है। नहीं है तो हम उसको बनाते हैं, और अगर नहीं बन पा रहा या इस तरह की मैट्रिक्स गिवन और नहीं बन रहा तो मैं सिमेट्रिक नहीं कहेंगे, ठीक है, ओके। सिमेट्रिक के लिए इतना हेडेक नहीं लेना, सिमेट्रिक या तो गिवन होगा ऑलरेडी जैसे यहाँ पर गिवन है, और नहीं होगा तो हम ऐसे फॉर्म कर रहे होंगे मैट्रिक्स की वो सिमेट्रिक हो ही जाएगा, ठीक है। अब यहाँ चेक करते हैं सिमेट्रिक ये पॉजिटिव डेफिनेट है कि नहीं है। 1 ग्रेटर देन 0, यस। अब यहाँ पे चेक करेंगे 1, ठीक है, 1 माइनस माइनस प्लस हाफ, 1 माइनस हाफ कितना होगा, हाफ, ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होता है, इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट है, ऑप्शन सी पॉजिटिव डेफिनेट होगा। ऐसे ही ऑप्शन डी चेक करेंगे, ऑप्शन डी के लिए हम मैट्रिक्स बनाएंगे, कैसे बनेगा, x1 y1 1, x1 y2 1, x2 y1 1, x2 y2 2, ठीक है। 1 ग्रेटर देन 0, हाँ पहली कंडीशन, और फिर पूरा डिटर्मिनेंट देखेंगे 2 माइनस 1 मतलब 1 ग्रेटर देन 0, ये दोनों फुलफिल हो रही है कंडीशन, तो इट मींस ये इनर प्रोडक्ट है। देख कितना आसानी से हमने चेक किया, इसमें कोई डेफिनेशन नहीं लगी, कुछ नहीं लगा, बस हमें स्टेप याद होने चाहिए कि जब इस तरह का क्वेश्चन गिवन होगा तो सबसे पहले मैट्रिक्स बनाएंगे,
फिर चेक करेंगे वो सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक की टेंशन हमें नहीं लेना है, क्योंकि जब भी हम इनर प्रोडक्ट के क्वेश्चन करने जा रहे होंगे तो या तो ऑलरेडी वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक फॉर्म में गिवन होगा, नहीं गिवन है तो हम उसकी जो भी एंट्री होगी उसको हाफ करके फुलफिल करेंगे जिससे कि वो सिमेट्रिक बन जाए। तो सिमेट्रिक के लिए हेडेक लेना ही नहीं। सबसे बड़ा काम क्या है, पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना। तो पॉजिटिव डेफिनेट चेक करने के लिए क्या है, अगर कोई स्टैंडर्ड मैट्रिक्स है उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन है ऑलरेडी आइगन वैल्यूज की, तो चेक करेंगे क्या उसके ऑल आइगन वैल्यूज ग्रेटर देन 0 हैं। अगर है तो पॉजिटिव डेफिनेट है। अदरवाइज हम प्रिंसिपल माइनर के थ्रू जाएंगे। प्रिंसिपल माइनर में क्या होता है, जितने क्रॉस जितने की मैट्रिक्स होगी, n क्रॉस n की मैट्रिक्स है तो n कंडीशन आएंगी और वो सारी कंडीशन स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। वो कंडीशन कैसे आएंगे हमने बता दिया कि जैसे ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है तो इसमें 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स अलग करेंगे तो ये 1 आएगा ओनली, तो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फिर 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अलग करेंगे जो कि ये सिर्फ 2 क्रॉस 2 का ही है, तो मतलब ये पूरी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करेंगे वो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, जो कि है तो पॉजिटिव डेफिनेट, नहीं है तो पॉजिटिव डेफिनेट नहीं है। और पॉजिटिव डेफिनेट के नहीं होने से वो क्या नहीं है, इनर प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर? ये था 4 एग्जांपल काफी होते हैं किसी एक क्वेश्चन को समझने के लिए कि हाँ कैसे अप्लाई करेंगे वो वाला शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, ओके। अब ये सेकंड क्वेश्चन है, ये भी पीवाईक्यू है कि अगर कोई पॉलिनोमियल गिवन है a² x1 y1 प्लस 2ab x2 y2 x2 y1 प्लस b² x2 y2। देखो यहाँ पे आ गया स्कैम। यहाँ पे था कि ऑलरेडी गिवन था अलग अलग करके कि हम सिमेट्रिक फॉर्म में अगर अपने आप से नहीं सोच रहे थे ना, तब भी वो बनाया था रेडीमेड, है ना। यहाँ पे रेडीमेड नहीं है, यहाँ पे तुम्हें बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं यहाँ कॉर्नर में सॉल्व करते हैं, यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, बनाते हैं हम x1 x2 y1 y2। क्लियर? अभी हम एज इट इज फुलफिल करते हैं जो भी एंट्री है, बाद में हम करेंगे जो भी करना होगा। x1 y1 की एंट्री क्या, कोएफिशिएंट क्या है, a²। x2 y1 है, x1 y2 नहीं गिवन तो अभी इसको ऐसे छोड़ दो। x2 y1 की एंट्री है 2ab। क्लियर? और x2 y2 कितना गिवन है, b²। ओके, तो डायगोनल एलिमेंट्स तो इंडिपेंडेंट होते हैं। मैंने कहा था कि ये वाली एंट्री सेम होगी जब हमें सिमेट्रिक बनाना होगा। यहाँ पे सिमेट्रिक गिवन नहीं है, तुम्हें बनाना है तो क्या करते थे, इन दोनों एंट्री को ऐड करके बाई 2 करके दोनों जगह फुलफिल कर देते थे। तो यहाँ 2ab यहाँ पे 0 है, दोनों ऐड करके बाई 2 करेंगे तो ab आएगा। एक ab यहाँ फिल करेंगे, एक ab यहाँ फिल करेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन गिवन तो नहीं था सिमेट्रिक में, लेकिन हमने बना लिया क्योंकि हमें बनाना आता है कि सिमेट्रिक बनाया कैसे जाता है। क्लियर? अब ये क्वेश्चन पहला की मैट्रिक्स भी है और सिमेट्रिक भी है, हमने बनाया। ठीक है, वैसे तो ये क्वेश्चन इसी फॉर्म में गिवन था, ab x2 y1 प्लस ab x1 y2। ठीक है, ये बस ये सिखाने के लिए कि हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हाफ करके। ये यहाँ पे मैंने इसलिए इसकी एंट्री चेंज करी है खुद से। क्वेश्चन में तो ऑलरेडी गिवन था ab x2 y1 प्लस ab x1 y2। क्लियर? अब हमने बना लिया, तो पहला स्टेप क्लियर है कि हाँ मैट्रिक्स बन गया। दूसरा स्टेप क्लियर है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है। अब थर्ड स्टेप होता है पॉजिटिव डेफिनेट चेक करना। तो ये तो कहीं से भी स्टैंडर्ड मैट्रिक्स लग नहीं रही है, ये तो बिल्कुल अलग है कुछ। ठीक है, तो इसके लिए हम आइगन वैल्यूज के थ्रू तो प्रोसीड नहीं करेंगे, हम प्रिंसिपल माइनर थ्रू के चलेंगे, प्रिंसिपल माइनर्स के थ्रू। तो a² ग्रेटर देन 0 होता है क्या? अच्छा, किसी भी एंट्री का स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 ही होता है, चाहे वो नेगेटिव एंट्री हो। -1 है तो उसका स्क्वायर पॉजिटिव 1 हो जाएगा, -2 है तो 4 हो जाएगा, और 1 है तब तो 1 होगा ही। तो किसी भी एंट्री का स्क्वायर तो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा, रियल एंट्री। ठीक है, यहाँ पे रियल की ही बात की जा रही है, ab बिलोंग्स टू r है। ठीक है, i की बात नहीं हो रही कि i का स्क्वायर तो -1 होता है, नहीं। यहाँ पे कोई भी रियल एंट्री होगी, वो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो या फ्रैक्शन किसी भी फॉर्म में गिवन हो, उसका स्क्वायर तो हमेशा स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 होगा। तो पहली वाली चीज तो क्लियर है। दूसरा क्या होता है कि पूरा डिटर्मिनेंट चेक करते हैं। अगर 2 क्रॉस 2 का है तो अगर ज्यादा का होता तब भी ये वाली एंट्री तो पहले चेक करी जाती। तो इसको हम चेक करेंगे, तो a² b² माइनस इसको चेक करो, फिर a² b²। तो ये सेम एंट्री आगे हो गया इक्वल टू 0, जो कि स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 नहीं है। इसका मतलब ये पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनाएगा। ठीक है, नॉट इनर प्रोडक्ट। जब पॉजिटिव डेफिनेट नहीं बनाएगा तो ये इनर प्रोडक्ट भी नहीं बना सकता, क्योंकि पॉजिटिव डेफिनेट बनाने के लिए इनर प्रोडक्ट बनाने के लिए थर्ड कंडीशन होती है कि पॉजिटिव डेफिनेट बनाना होता है, लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव डेफिनेट बन ही नहीं रहा है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन था, क्वेश्चन देख लेते हैं सही से कि for ab belongs to r, let p of xy equals to a² x1 y1 plus 2ab x2 y1 plus b² x2 y2 where x1 x2 y1 y2 belongs to r square
फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ ए एंड बी डज पी सच दैट आर टू आर डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट, किस वैल्यू ए बी की किस वैल्यू के लिए ये जो पॉलिनोमियल है ये इनर प्रोडक्ट बनाएगा। तो पहली बात तो ये पॉजिटिव डेफिनेट ही नहीं बना रहा है, कोई कंडीशन आ ही नहीं रही है ए बी के लिए, है ना। तो हम अब ये कह रहा है कि क्या ए और बी ग्रेटर देन 0 होंगे तो ये बन जाएगा। तो जब कोई कंडीशन ही नहीं आ रही है, कोई भी इनर प्रोडक्ट किसी भी केस में बना ही नहीं रहा है, तो ये तीनों ऑप्शन डिस्कार्ड होंगे। सीधा आएगा थर्ड ऑप्शन कि फॉर नो वैल्यूज ऑफ ए बी पी डिफाइन एन इनर प्रोडक्ट, मतलब कि किसी भी ए बी की किसी भी वैल्यू के लिए पी इनर प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव डेफिनेट की कंडीशन ही फेल कर रहा है। जब मेन कंडीशन ही फेल कर रहा है तो कंडीशन हम चेक ही नहीं करेंगे, वो फिर वो बनाएगा ही नहीं इनर प्रोडक्ट स्पेस, ठीक है। तो ये वो जो मैंने शॉर्ट ट्रिक सिखाया था कि इन तीनों स्टेटमेंट को हम याद रखेंगे, क्या क्या करना है हमें जब भी क्वेश्चन देखना है, पैनिक होना ही नहीं। देखो कितना लंबा क्वेश्चन था, कितना छोटा इसका आंसर है, ठीक है। बस हमें स्टार्ट करना है, सबसे पहले मैट्रिक्स बनाना है, चेक करना है, फटाफट हो जाएगा। मतलब ये सही से 1 मिनट 2 मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, अगर हमें सही से आइडिया है कि बस क्या करना है, फटाफट हमें जो चेक करना है वो करो। क्वेश्चन की लैंग्वेज से किसी भी चीज से बिल्कुल पैनिक नहीं होना है कि हाँ ये ज्यादा टफ है या कुछ, इसमें कैसे चेक करेंगे। क्वेश्चन का लैंग्वेज कुछ भी हो, सॉल्व करने का मेथड यही रहने वाला है आफ्टर ऑल, ठीक है। ओके, तो 2-4 क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे क्वेश्चन बिल्कुल इजी वाले होंगे और किसी ना किसी शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ट्रिकी होंगे और ट्रिक के बाद भी उसमें लॉजिक लगेगा, है ना, प्रॉपर डेफिनेशन भी लगेगी, लॉजिक भी लगेगा और ट्रिक भी लगेगा, तब जाके सॉल्व होगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसमें क्या था, कंसीडर द सबस्पेसेस W1 एंड W2 ऑफ R3 गिवन बाय W1 इक्वल्स टू सम कंडीशन एंड W2 इक्वल्स टू सम कंडीशन, ठीक है। अब इतने में ही सबसे पहले तो वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन याद होनी चाहिए और वहां डायमेंशन कैसे निकालते थे ये पता होना चाहिए। जब एक कंडीशन गिवन होती थी या जितने भी कंडीशन गिवन हो, उसमें जो इंडिपेंडेंट कंडीशन होती थी उस पर डिपेंड करता था वेक्टर स्पेस का डायमेंशन, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है, तो वैसे तो W1 W2 R3 से बिलोंग करते हैं, लेकिन इनका डायमेंशन कितना हो जाएगा, जो इंडिपेंडेंट कंडीशन है, जितनी इंडिपेंडेंट कंडीशन है उसको सब्ट्रैक्ट करके जो बचेगा उतना उसका डायमेंशन होगा। तो डायमेंशन ऑफ W1 कितना होगा 2 और डायमेंशन ऑफ W2 भी 2 होगा, क्योंकि यहाँ पर एक इंडिपेंडेंट कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि वेक्टर स्पेस वाली इंफॉर्मेशन यहाँ लग रही है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन या हर टॉपिक पिछले टॉपिक से रिलेटेड होगा, तो पिछला सब सही से पढ़ के चलना है कि वेक्टर स्पेस, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसके बाद आइगन वैल्यू, आइगन वेक्टर, हर चीज वहां से रिलेट करेगा ये सब कुछ। ओके, अब है एक W इज अ सबस्पेस ऑफ R3 सच दैट, W एक ऐसा सबस्पेस है R3 का कि W इंटरसेक्शन W2 स्पैन ऑफ 0 1 1 है और W इंटरसेक्शन W1 इज ऑर्थोगोनल टू W इंटरसेक्शन W2 विद रिस्पेक्ट टू यूजुअल इनर प्रोडक्ट ऑफ R3। देन अच्छा, ऑर्थोगोनल में क्या होता है, ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी ये होती है कि मान लो एक x गिवन है, x1 x2 सो ऑन xn, ठीक है, और y गिवन है y1 y2 सो ऑन yn, और हमें चेक करना है कि xy ऑर्थोगोनल है कि नहीं है, ठीक है। तो इन दोनों का सम 0 के बराबर आना चाहिए। सम इन द सेंस कि ये पूरा डेफिनेशन के थ्रू हम ओपन करेंगे, प्लस x2 y2 बार प्लस सो ऑन xn yn बार, ये 0 आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, बार का रियल नंबर्स में कुछ मतलब नहीं है, अगर -1 है तो उसका बार -1 ही रहेगा, 1 है तो उसका बार 1 ही रहेगा। कॉम्प्लेक्स में इसका कॉम्प्लेक्स में वैल्यू चेंज हो जाती है उसका ट्रांसपोज करने पर, रियल में चेंज नहीं होगा। तो बेसिकली इनर ऑर्थोगोनल में क्या होता है, जो वेक्टर्स हैं उनका मल्टीप्लाई करके ऐड करना होता है और वो 0 आना चाहिए, तो वो ऑर्थोगोनल होती है। ये तो हो गई ऑर्थोगोनल की प्रॉपर्टी। अच्छा, क्योंकि इसमें ऑर्थोगोनल वर्ड आया था तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि W1 का डायमेंशन है 2, इतना तो हमें पता चल गया क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट कंडीशन है, तो दोनों का डायमेंशन है 2। डायमेंशन 2 है, इतना तो पता है, लेकिन अब इसमें कैसे एलिमेंट आएंगे ये भी तो देखना है कि इसमें कैसे एंट्री होने वाली है W1 में। देखो W1 में क्या ऐसी एंट्री होगी कि तीनों का सम 0 होना चाहिए, और W2 में ऐसी एंट्री होगी जिसमें तीनों का नहीं, दोनों का सम बीच वाले की, मतलब y के इक्वल x प्लस जेड होगा। अगर y का ट्रांसफर करते हैं तो ये y की वैल्यू बीच
जैसे कि यहाँ पर एक्स वाई जेड ऐसी एंट्री होगी, ठीक है। तो इसमें y ये बीच वाले की वैल्यू इन दोनों के सम के इक्वल होगा फॉर सेकंड केस W2 के लिए, मतलब ऐसी एंट्री आएगी। और W1 में क्या होगा कि जो भी तीनों एंट्री होंगी उनका सम 0 होना चाहिए। क्लियर? ओके, तो अब हम देखते हैं। अच्छा, एक और कंडीशन है कि W इंटरसेक्शन W2 0 1 1 आना चाहिए और W क्या होगा यही हमें बताना है। तो सबसे पहला तो हमें बनाना है W1 और W2 बनाना है। तो W1 कैसे बनेगा? तीनों का सम 0 आना चाहिए, ठीक है। तो हम कैसे बना सकते हैं? 0 1 -1 ये बनेगा और एक ऐसा भी बन सकता है 1 -1 0। इन तीनों का सम 0 आ रहा है ना। तो एक मतलब कि डायमेंशन में 2 एलिमेंट आएंगे, वो 2 एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं बस वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए। अब जैसे हमने पढ़ा था कि बेसिस इनफाइनाइट होती है, ठीक है। तो ये भी एक बेसिस है। बेसिस मतलब ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट एलिमेंट हैं, ये भी एक बेसिस है। कोई और क्वेश्चन सॉल्व कर रहा होगा तो वो ऐसे सॉल्व कर रहा होगा 0 2 -2 2 -2 0, या फिर वो लास्ट में -1 और यहाँ पे 1 रख दिया होगा। वॉट एवर बनाना है बस हमें बिल्कुल क्वेश्चन के फॉर्म में। एक काउंटर है, ये काम कर रहा है, ठीक है। यही काम कर रहा है ये मैं नहीं कह रही हूँ, लेकिन ये काम करेगा, ठीक है। हमने ऐसे फॉर्म कर दिया। अब W2 कैसे फॉर्म करेंगे? W2 ऐसे फॉर्म करना है कि पहले तो 2 ही एलिमेंट की एंट्री होगी क्योंकि इसका डायमेंशन 2 है। कैसे हमने बता दिया कि y ऐसी एंट्री लेंगे कि दोनों का सम y के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे करेंगे दोनों का सम y के इक्वल हो। ओके, तो एक हमने ले लिया 0, एक हमने ले लिया 1। तो 1 के बराबर इन दोनों का सम आना चाहिए, तो ये 1 लेना पड़ेगा, ठीक। अब यहाँ पे हमने 1 ले लिया, ठीक है, यहाँ पे 1 ले लिया, तो ये 0 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना एक W2 ऐसा दिखेगा, ठीक है। ऐसा ही दिखेगा, ये नहीं कह रहे हैं, ऐसा भी दिखेगा, मतलब इससे हमारा काम चल जाएगा। इतना हमने अगर बना लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को फुलफिल कर रहे हैं। अब हम प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में था कि W1 इंटरसेक्शन W2 0 1 1 आना चाहिए, तो कौन सा W काम करेगा? तो सिर्फ पहले कंडीशन से डिस्कार्ड करने की कोशिश करते हैं कि क्या कुछ डिस्कार्ड हो रहा है। तो देखो W1 इंटरसेक्शन W2 0 1 1 तभी आएगा, यहाँ तो है W2 में 0 1 1। अब यहाँ W में भी जब 0 1 1 होगा तभी तो उनका इंटरसेक्शन में 0 1 1 आएगा। तो अब देखते हैं कहाँ 0 1 1 नहीं है। तो W इक्वल्स टू स्पैन ऑफ 0 1 -1 0 1 1 इसमें है, तो ये अभी डिस्कार्ड नहीं हुआ। यहाँ पर देखो 1 0 -1 0 1 -1 है, यहाँ 0 1 1 है ही नहीं, तो W इंटरसेक्शन of W2 करने पर तो 0 1 1 आएगा नहीं, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होगी नहीं। तो ये तो डायरेक्ट गया यहाँ से पहली कंडीशन से ही। यहाँ पर 0 1 1 है तो ये काम अभी करेगा, इसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी 0 1 1 नहीं है, तो इंटरसेक्शन करने पर कहाँ से 0 1 1 आ जाएगा, है ना। तो ये भी गया। तो 2 ऑप्शन तो सिर्फ पहली कंडीशन की हेल्प से डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि अगर हम इनमें से इसको W मान लेते हैं या इसको W मान लेते हैं, इनमें से किसी को अगर W मान लेते हैं जो मैंने कट किए हैं, तो उनका इंटरसेक्शन इस W2 के साथ करने पर तो 0 1 1 आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें तो 0 1 1 है ही नहीं है। इंटरसेक्शन के लिए इंटरसेक्शन में वो एलिमेंट आते हैं, वो वैल्यू आती है जो दोनों में हो, तो जिसमें है ही नहीं तो इसको हम ऑलरेडी डिस्कार्ड करके चलेंगे। ओके, अब हम ऑप्शन ए से शुरू करते हैं क्योंकि इसमें 0 1 1 है। तो ऑप्शन ए में अगर हम करें तो W इंटरसेक्शन W2 मतलब पहली कंडीशन क्या आना चाहिए 0 1 1, जो कि आ रहा है, ठीक है। यहाँ भी 0 1 1 है और यहाँ भी 0 1 1 है। ऑप्शन ए के लिए सॉल्व करना है, तो ये तो काम कर रहा है। पहली कंडीशन फुलफिल हो रही है। अब सेकंड कंडीशन देखते हैं फुलफिल हो रही है कि नहीं हो रही। सेकंड कंडीशन क्या है? W इंटरसेक्शन W2 निकालेंगे और W इंटरसेक्शन W2 निकालेंगे। W1 और W2 दोनों के साथ W का इंटरसेक्शन लेंगे और फिर उनका ऑर्थोगोनल चेक करेंगे कि ऑर्थोगोनल है कि नहीं। तो W इंटरसेक्शन W2 तो यही आएगा। W इंटरसेक्शन W1 क्या आएगा? ठीक है, तो W अपना हमने ये लिया है 0 1 -1 और 0 1 1 और W1 ये है 0 1 -1 1 -1 0, ठीक है। तो W इंटरसेक्शन W1 कितना आएगा? 0 1 -1 आएगा, 0 1 -1 ये तो आएगा। ओके, तो अब क्या थी कंडीशन की जो W इंटरसेक्शन W1 आ रहा है और W इंटरसेक्शन W2 आ रहा है, ये दोनों एंट्री ये दोनों ऑर्थोगोनल होने चाहिए। ऑर्थोगोनल इन द सेंस कि दोनों का जब मल्टीप्लाई करके, जैसे ये दोनों एंट्री हैं 0 1 1, ठीक है, 0 1 -1, ठीक है, इक्वल्स टू, इनको सॉल्व करो तो फर्स्ट एंट्री का फर्स्ट में मल्टीप्लाई प्लस सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई प्लस थर्ड का थर्ड में मल्टीप्लाई, तो 1 1 -1 और इन तीनों का सम आना चाहिए जो 0, तो 1 -1 0 जो कि आ रहा है। तो
फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू क्योंकि ये सारी कंडीशन फुलफिल कर रहा है। W इंटरसेक्शन W2 011 भी आ रहा है, W इंटरसेक्शन W1 01 -1 आया और फिर इन दोनों का ऑर्थोगोनल लिया। ये हम क्या ले रहे हैं, ऑर्थोगोनल ले रहे हैं। किसका, W इंटरसेक्शन W2 और W इंटरसेक्शन W1 का ऑर्थोगोनल ले रहे हैं। ऑर्थोगोनल लेने के बाद ये आ गया 0, तो इट मींस हाँ ये ऑर्थोगोनल है। ऑर्थोगोनल अभी चेक कर रहे थे यहाँ से, जब 0 आ गया तो इसका मतलब ये चेक वेरीफाई, तो हाँ ये ऑर्थोगोनल है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रू। इसी तरह हम ऑप्शन सी चेक करेंगे कि W इंटरसेक्शन W2 तो 011 है क्योंकि इसमें गिवन है और यहाँ भी है। अब W इंटरसेक्शन W1 निकालेंगे, तो W इंटरसेक्शन W1 के लिए देखो हम चेक करेंगे कि 1 0 -1 और 0 1 -1 1 -1 0 कुछ कॉमन ही नहीं है इन दोनों में, ठीक है। जब कॉमन ही नहीं तो पाई आ जाएगा, तो उनका प्रोडक्ट करा के 0 आएगा। ये ऑप्शन आपके लिए है। वैसे मैं बता दूं ये ऑप्शन सही नहीं है, ये भी डिस्कार्ड होगा। कैसे डिस्कार्ड होगा, आप बिल्कुल जैसे मैंने ऑप्शन ए किया है वैसे करेंगे, ठीक है। तो ये था इनर प्रोडक्ट स्पेस के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन हम दे सकते थे कि इसको चेक कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसके और जो बहुत सारे PYQs है वो हम पेंटैब के थ्रू देखेंगे। ऐसे इंट्रैक्शन डायरेक्ट नहीं हो पाएगा बोर्ड के थ्रू, क्योंकि फिर क्वेश्चंस लिखना, फिर उसको समराइज करना है ना, फिर थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, तो इसका मुश्किल है बोर्ड से समझा पाना। तो मैंने कॉन्सेप्ट समझा दिया, उस पे बेस्ड 2-4 क्वेश्चन समझा दिए, ठीक है। इजी टू मॉडरेट टू हाई सभी क्वेश्चन मैंने दिखा दिए कि हाँ ऐसे ऐसे होते हैं और आपको ऐसे अप्लाई करना। तो इनर प्रोडक्ट से तो बिल्कुल डरना है ही नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं कि जिससे डरने वाली कोई बात है। छोटी छोटी डेफिनेशन है, छोटे छोटे ट्रिक है जो अप्लाई करके बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये मतलब सबसे लेंथी क्वेश्चन था अगर ये देखा जाए इनर प्रोडक्ट स्पेस का, तो हाँ इससे बड़े क्वेश्चन नहीं आते। और भी इसमें क्या ही बड़ा है, बस तुम्हें निकालना है, समझना है कि क्वेश्चन की फ्रेमिंग कैसी है। अब इसको डायरेक्ट इनर प्रोडक्ट के वे से सोचने लगोगे तो समझ ही नहीं पाओगे इसमें क्या निकाले। तो एक एक स्टेप सॉल्व करना है। पहले यहाँ तक सब स्पेस का सब स्पेस लिया है ना नाम, तो सब स्पेस वाली चीज सोचो कि इसका पहले डायमेंशन निकालेंगे, फिर इसका कुछ तरीके से बेसिस निकालेंगे। ये एक बेसिस है, काम मतलब इससे हमारा काम चल जाएगा। हमें एक बेसिस उठाना है, उससे काम चलाना है। कोई हो सकता है कि 0 2 -2 ले ले कि बस इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा और उसके बाद ये सारी कंडीशन चेक करे। तो कोई एक भी काउंटर, अगर काउंटर नहीं है बेसिस है बेसिकली, तो जब ये इसके लिए फुलफिल हो रहा है तो जो भी आप बेसिस लेंगे अपने साइड से, तो वो भी ऐसी ही कंडीशन लाके देगा कि ऑप्शन ए ट्रू हो रहा होगा। बी और डी तो डायरेक्ट डिस्कार्ड हो गए, क्योंकि तो क्वेश्चन भी था कि W इंटरसेक्शन W2 011 आना चाहिए। जब इसमें W में है ही नहीं 011, तो इंटरसेक्शन में कहाँ से आएगा। इस तरह BD गया, तो जैसे हमने ऑप्शन ए चेक किया, बिल्कुल आपको ऑप्शन सी चेक करना है और डिस्कार्ड करना, क्योंकि ये डिस्कार्ड होगा, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट इनर प्रोडक्ट स्पेस। अब हम आगे पढ़ेंगे बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, उस पे बेस्ड क्वेश्चन, उसके शॉर्ट ट्रिक्स, लॉजिक एंड ऑल, और इस पे बेस्ड जो PYQs होंगे वो हम पेन टैब के थ्रू देखेंगे। आई एम अगेन एंड अगेन टेलिंग कि ये पॉसिबल नहीं है कि सारे क्वेश्चन बोर्ड पे किए जा पाए। ओके, थैंक यू वेरी मच।